पिछले वीडियो में हमने पुष्पीय पौधों में जनन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। हमने ये भी देखा था कि नर युग्मक कैसे बनते हैं और मादा युग्मक कैसे बनते हैं। और इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि ये दोनों युग्मक कैसे संलयित होते हैं, अर्थात निषेचन वास्तव में कैसे होता है। तो इसके लिए हमने यहाँ एक सुंदर उभयलिंगी पुष्प यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर लिया है। इसका मतलब है कि इसमें नर और मादा दोनों जनन अंग उपस्थित हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फूल स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, अर्थात इस फूल का नर युग्मक इसी फूल के मादा युग्मक के साथ संलयित हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब निषेचन की कहानी शुरू करते हैं। ये शुरू होती है परागकोश यानी कि एंथर लोब से पराग कणों यानी कि पोलन ग्रेन्स के उत्सर्जन से। जो छोटे छोटे कण आप यहाँ देख रहे हैं वो पराग कण हैं। इसके बाद ये पराग कण पुष्प के मादा भाग पर गिरते हैं। ये वायु के माध्यम से हो सकता है या फिर मधुमक्खियों या अन्य परागगणीय अभिकर्मक यानी कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स के द्वारा भी हो सकता है। तो यहाँ मान लीजिए मैं एक परागकणीय अभिकर्मक हूँ। मैं पराग को लेकर यहाँ इस मादा जनन अंग तक पहुँचती हूँ। ये पीला परागकण वास्तव में एक थैली की तरह काम करता है जिसमें नर युग्मक संग्रहित होते हैं। अब क्या आप याद कर सकते हैं कि एक परागकण में कितने नर युग्मक होते हैं? जी हाँ, प्रत्येक परागकण में 2 नर युग्मक होते हैं। अब बात करते हैं मादा युग्मक की। ये कहाँ होते हैं? तो मादा युग्मक अंडाशय के भीतर उन छोटे छोटे कोश या लोब जैसी संरचनाओं में होते हैं जिन्हें हम बीजांड कहते हैं। प्रत्येक बीजांड में एक मादा युग्मक होता है, या हम कह सकते हैं एक भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सैक होता है। तो ये नर युग्मक जो पराग कोश यानी कि एंथर से स्त्री केसर यानी कि स्टिग्मा तक आया है, उसे अब और भी यात्रा करनी होती है। उसे वर्तिका के माध्यम से नीचे तक जाकर बीजांड तक पहुंचना होता है, और ये कार्य वो परागकण नली यानी कि पोलन ट्यूब की सहायता से करता है। परागकण नली नर युग्मकों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में मदद करती है, और यहीं पर संलयन या निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब क्यों ना हम इस भाग यानी कि बीजांड और परागकण नली के सिरे को जूम करें ताकि हमें स्पष्ट दृश्य मिल सके। क्या आपने कुछ नया देखा? ये हरे रंग की लोब जैसी संरचना कुछ नई सी लग रही है ना? ये हमारी मादा युग्मकोद्भिद यानी कि फीमेल गेमीटोफाइट है या भ्रूण कोश है जिसमें मादा युग्मक स्थित होता है, और ये इस छोटे चित्र में दिखाई नहीं दे रही थी। आइए इसे और बड़ा करें। अब आप इस भ्रूण कोश की संरचना को ध्यान से देखें। आपको दिखेगा कि इसमें एक बड़ी कोशिका और कुछ छोटी कोशिकाएं हैं। तो चलिए इन 3 कोशिकाओं से शुरू करते हैं। ये 3 कोशिकाएं प्रतिव्यासांत कोशिकाएं यानी कि एंटीपोडाल सेल्स कहलाते हैं। इन प्रतिव्यासांत कोशिकाओं के निषेचन में भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं है। कुछ शोधों में ये देखा गया है कि ये निषेचन के दौरान बनी रहती हैं, और कुछ में ये देखा गया है कि ये विघटित हो जाती हैं। तो जैसे कि अधिकांश पाठ्य पुस्तकों में माना जाता है, हम भी मानते हैं कि ये विघटित हो जाती हैं। अब हमारे पास ऊपर 3 कोशिकाएं हैं, और इस बड़ी कोशिका के केंद्र में 2 केंद्रक हैं। और हम ऊपर की इन 2 कोशिकाओं से आगे बढ़ते हैं। ये 2 कोशिकाएं सहाय कोशिकाएं यानी कि सिनर्जिड्स कहलाती हैं। इनके बिना परागकण नली भ्रूण कोश तक पहुंच ही नहीं सकती। परागकण नली को दिशा इन गुलाबी रंग की संरचनाओं द्वारा मिलती है जो उंगली जैसे आकार की होती हैं। इन्हें तंतु रूप समुच्चय यानी कि फिलिफॉर्म अपैरेटस कहते हैं, और यही परागकण नली को दिखाती है कि उसे किस मार्ग से प्रवेश करना है। ये रही परागकण नली, और ये 2 नर युग्मक हैं जिन्हें ये साथ लाती है। जैसे ही परागकण नली सहायक कोशिकाओं तक पहुंचती है, सहायक कोशिकाओं में से एक परागकण नली को अंदर आने का मार्ग देती है। वो विघटित हो जाती है, और धीरे धीरे ये नर युग्मक सहायक कोशिका के भीतर प्रवेश करना शुरू करते हैं। एक एक करके ये दोनों नर युग्मक सहायक कोशिका में प्रवेश करते हैं, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि दोनों सहायक कोशिकाएं जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो वो भी विघटित हो जाती हैं। अब हमारे पास बची है अंड कोशिका जो मादा युग्मक है, और साथ ही केंद्र में 2 केंद्रक हैं। इन 2 केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं यानी कि पोलर न्यूक्लियाई। अब चलिए भ्रूण कोश के सूत्र गुणता यानी कि प्लॉइडी के बारे में बात करते हैं।
आपको क्या लगता है कि इसकी सूत्र गुणता क्या होगी? तो देखा गया है कि भ्रूण कोश के भीतर सभी केंद्रक या कोशिकाएं जिनका हमने उल्लेख किया वो सभी अगुणित यानी कि हैप्लॉइड होती हैं। तो ये अंड कोशिका केंद्रक भी अगुणित है और ये दो ध्रुवीय केंद्रक भी अगुणित हैं। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे अगुणित बने, तो मैं आपको सुझाव दूंगी कि आप गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस का वीडियो देखें, जिसमें हमने ये बताया है कि विकास के किस चरण पर अर्धसूत्रण हुआ और ये सभी कोशिकाएं अगुणित बनी। अब आगे बढ़ते हैं और परागकण नली की बात करते हैं। नर युग्मकों के उत्सर्जन के बाद परागकण नली की कोई भूमिका नहीं बचती और इसलिए ये भी विघटित हो जाता है। अब हमारे पास बचे हैं ये ध्रुवीय केंद्रक, ये अंड कोशिका और ये दो नर युग्मक। अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण भाग। इन दो नर युग्मकों में से एक अंड कोशिका की ओर बढ़ता है और उससे संलयित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन या युग्मक संलयन यानी कि सिनगैमी कहते हैं, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक संलयित होकर एक द्विगुणित युग्मनज यानी कि जाइगोट बनाते हैं। तो युग्मनज द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड होगा और ये युग्मनज आगे चलकर भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो का निर्माण करता है और वही भ्रूण आगे चलकर एक शिशु पौधे में विकसित होता है। अद्भुत। तो अब इन तीन केंद्रकों की भूमिका क्या है जो अभी भी वही है? तो दूसरा नर युग्मक धीरे धीरे आता है और इन ध्रुवीय केंद्रकों से संलयित हो जाता है और वो मिलकर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं। ये एक पोषण ऊतक यानी कि न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो युग्मनज के विकास के दौरान उसे पोषण प्रदान करता है। तो अब आपको क्या लगता है कि पहले क्या विकसित होगा, युग्मनज या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक? खैर, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक पहले विकसित होता है क्योंकि बिना पोषण के युग्मनज कैसे विकसित हो पाएगा, है ना? क्या आप बता सकते हैं कि इस प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक की सूत्र गुणता क्या होगी? इसमें दो अगुणित मादा केंद्रक और एक नर युग्मक केंद्रक होते हैं, है ना? तो इसकी सूत्र गुणता 3n या त्रिगुणित यानी कि ट्रिप्लॉइड होगी। और चूंकि इसमें तीन विभिन्न केंद्रकों का संलयन हुआ है, तो इसे त्रिसंलयन यानी कि ट्रिपल फ्यूजन कहा जा सकता है। तीन केंद्रकों का संलयन। और चूंकि नर युग्मक ने 2 बार संलयन किया, एक बार युग्मनज बनाने के लिए और दूसरी बार भ्रूणपोष केंद्रक के लिए, तो इस पूरी प्रक्रिया को दोहरा निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, जो कि एक आवृत बीजी पौधे यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट की विशिष्ट प्रक्रिया है। अब जब हमने देख लिया है कि नर और मादा युग्मकों का संलयन कैसे होता है, हमें ये भी पता चल गया कि दोहरा निषेचन और त्रिसंलयन क्या होता है। तो क्यों ना इससे संबंधित एक प्रश्न हल करें। तो प्रश्न है, यदि भ्रूण कोश में प्रत्येक अगुणित केंद्रक में 10 गुणसूत्र होते हैं, तो दोहरे निषेचन के अंत में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में कितने गुणसूत्र होंगे? तो ये है भ्रूणकोश और इसमें प्रत्येक केंद्रक में 10 गुणसूत्र हैं। तो दोहरे निषेचन के अंत में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में कितने गुणसूत्र होंगे? वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकिए और उत्तर निकालने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो प्रश्न पूछ रहा है कि दोहरे निषेचन के अंत में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में कितने गुणसूत्र होंगे। हमें पता है कि ये केंद्रक 3 केंद्रकों के संलयन से बना होता है, जिसमें से 2 मादा और एक नर केंद्रक होता है। और प्रश्न में ये दिया गया है कि भ्रूण कोश के प्रत्येक अगुणित केंद्रक में 10 गुणसूत्र होते हैं, तो प्रत्येक मादा केंद्रक में 10 गुणसूत्र होंगे। तो अब नर युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? चूंकि नर युग्मक भी इसी प्रजाति का है, इसलिए इसकी अगुणित गुणसूत्र संख्या मादा की तरह ही होगी, अर्थात इसमें भी 10 गुणसूत्र होंगे। तो यहाँ उत्तर है प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, जिसमें 3 अगुणित केंद्रक होते हैं, उसमें कुल 30 गुणसूत्र होंगे।